हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में E20 जो पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल आपका होता है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। और जो आम पब्लिक है उसके पास ऑप्शन भी नहीं है कि वो क्या करेगी, E20 पेट्रोल के बजाय जो नॉर्मल जो पेट्रोल आता है क्रूड ऑयल से बना हुआ उसको यूज कर ले। तो खैर ये गलत बात है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है चॉइस रखनी चाहिए पब्लिक की, वो किसको यूज करे। बहुत सारी न्यूज़ जो है E20 पेट्रोल को लेकर आ रही हैं कि E20 जो पेट्रोल है आपका वो कहीं ना कहीं गाड़ियों को ख़राब कर रहा है, उसकी जो माइलेज है उसमें कमी आ रही है और गाड़ियों के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो बेकार हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जो है खबरें हैं। खैर चलिए, देश की अगर हम बात करें, देश की तरक्की, खैर ये तो मैं मानता हूँ कि बिना व्हीकल के जो है वो रुक जाएगी, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाएगा, सारी चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन मैं इसका दूसरा पक्ष आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दूसरा पक्ष ये है कि एथेनॉल का जो उत्पादन है वो भारत में आने वाले समय में भारी जल संकट पैदा कर जाएगा और बिना जल के जीवन नहीं है। यानी यहाँ तो अभी आपकी जो लाइफ है वो ही प्रभावित होने वाली है। इधर देखें, अगर दूसरा पक्ष में बता दूं आपको, दूसरा पहलू बता दूं कि अगर एथेनॉल का मैसिव उत्पादन हम अपने देश में करते हैं तो भारत में जो है वो जल का बहुत बड़ा संकट, यानी पानी का बहुत बड़ा संकट आपके सामने होने वाला है। जो आपके जी इधर तो लाइफ प्रभावित हो रही है, वो आपका आने वाला जो बुनियाद है, आने वाला जो भविष्य है उसको ही प्रभावित कर देगा। और पूरे यहाँ पे एक एक डाटा के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स जो है आपका, उसके तेजी के विकास ने कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ जो जल संकट था हमारे देश में उसको पैदा कर दिया है। अब देखिए क्या है कि हमारी जो पॉलिसीज है ये रही है कि हमें जो हम बहुत जो है बड़े स्तर पर दूसरे देशों से, खासतौर पर अरब कंट्री, रशिया वगैरह से, अमेरिका वगैरह से, ईरान वगैरह से पहले से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते आए हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट करके हम उससे क्या थे कि अलग अलग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो तैयार करते थे और उससे जो है हमारे जो व्हीकल्स हैं उनको फ्यूल की आपूर्ति होती थी। इतना आप जानते ही होंगे। लेकिन एथेनॉल का प्रोडक्शन या एथेनॉल को ब्लेंड करना जो है फ्यूल के अंदर, उसके पीछे का जो तर्क रहता है पॉलिसी मेकर्स का, वो ये रहता है कि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। आत्मनिर्भर माने, क्योंकि ये एक तो इससे हम आत्मनिर्भर होंगे, ऐसा माना जाता है कि भारत में इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। दूसरा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि भारत में क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सॉरी क्लीन जो एनवायरनमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है। हमें साफ और हरित जो है वातावरण यहाँ पे चाहिए। जो एथेनॉल, नो डाउट एथेनॉल का अगर हम प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो है वो जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन तो होगा, लेकिन एनवायरनमेंट क्लीन करने के चक्कर में कहीं हम भारत में जल संकट ना पैदा कर दें। जल संकट पैदा होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाएगा तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अभी हम जो है अपनी जो है डेली लाइफ के लिए परेशान है, फिर जो होल लाइफ जो प्लान बनाता है मानव या मनुष्य है या भारत का नागरिक, वही जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे पानी नहीं होगा तो क्या होगा। चलिए इसको हम देखते हैं। तो भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, उनका पहला जो पॉइंट है कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ऑयल को लेकर, यानी फ्यूल को लेकर, यानी ईंधन पर हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक डाटा लेके आए हैं। पहला डाटा ये है, ये डाटा ये है कि अगर हम वर्ष 2025 में जो है कि हम बात करें और जनवरी से सितंबर तक का ही डाटा लें, ठीक है, ये एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट मैंने अपनी तरफ से नहीं दी है। EIA एक एजेंसी है आपकी, एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, उसकी अगर हम बात करें, उसने डाटा दिया है अपनी तरफ से कि हमने अकेले भारत को कितना एथेनॉल एक्सपोर्ट किया है। तो यहां तक कि अगर हम बात करें तो वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक का डाटा है। तो 2024 में ही जो एथेनॉल था वो 4500 हजार प्लस बैरल, ठीक है। तो ये जो था, इतने बैरल उन्होंने वर्ष 2024 में दिया था और उसके बाद उन्होंने डाटा 2025 का दिया है केवल जनवरी से लेकर सितंबर तक का, यानी 3539,000 बैरल लीटर एथेनॉल जो है वो एक्सपोर्ट किया गया यूएस से इंडिया, ठीक है। और अभी उसके आगे का डाटा जो है ये अभी रिपोर्ट दी नहीं है, रिपोर्ट अब ये दिसंबर में जाके देगी, तब देखना ये आपका 3500 की जगह अगर 7000 ना मिले तो तब बताना, ठीक है। इतना एथेनॉल जो है भारत ले रहा है अकेले, कहां से, अमेरिका से। अब इसमें यहां से ये पॉइंट तो बिल्कुल जो है गलत हो जाता है कि भाई हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं।
अब हम जो है एथेनॉल भी जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, बात दोनों एक ही है। ठीक है, अब ये अकेले ऐसा नहीं है कि केवल जो है भारत से ही हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ब्राजील से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एथेनॉल कहां से? ब्राजील से, क्योंकि ब्राजील में एथेनॉल का जो है मैसिव उत्पादन होता है। हालांकि ब्राजील का अगर जो है आप एनवायरनमेंट देखें, ब्राजील की इकोनॉमी देखें, ब्राजील की जो है फसलें देखें, बिल्कुल भारत से मिलती जुलती हैं, नो डाउट। एथेनॉल हम भी उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो तर्क ये रहता है कि भाई अगर ब्राजील जो है वो E100 का मतलब है कंप्लीटली एथेनॉल से पेट्रोल बनता है, E100 फ्यूल यूज कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? उसकी बातें भी हम बाद में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि 400 से लेके 500 मिलियन लीटर अप्रोक्स एक वर्ष में जो है इंडस्ट्रियल ग्रेड जो है नेचर्ड एथेनॉल लेता है इंडिया। कहां से? ब्राजील से। सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है ब्राजील इंडिया को एथेनॉल देने वाला। ठीक है, यानी ये दोनों अगर हम देश देखें, दोनों देशों से ही हम इतना एथेनॉल वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। जो आत्मनिर्भर भारत वाली बात है वो यहां से खारिज हो जाती है। अब हम आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं, चलिए हम एथेनॉल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, एथेनॉल का उत्पादन करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है, जैसा कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ये न्यूज है, उसके अकॉर्डिंग जो एविएशन मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है, जो आपके जो जेट हैं, जो प्लेन हैं, उनमें भी एथेनॉल ब्लेंडेड यूज होगा। वर्ष 2027 में इसको 1% तक मिश्रण किया जाएगा, इसका ब्लेंड किया जाएगा। वर्ष 2028 तक पहुंचते पहुंचते हमें 2% करना है, और वहीं तक वर्ष 2030 तक पहुंचते पहुंचते हमें 5% करना है, यानी 5% एविएशन इंडस्ट्री में बढ़ाना है। जी बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें उनका मानना है कि हमें ग्रीनर एविएशन चाहिए, हमें जो है ग्रीन एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। चलिए करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, जो इनका जो नारा है क्लीन फ्यूल ग्रीनर फ्यूचर, उसके लिए एथेनॉल चाहिएगा भी, एथेनॉल की रिक्वायरमेंट भी होगी। ऐसा नहीं है कि एथेनॉल जो है ऐसे ही आपको जो है जमीन में जो है अरेबियंस की तरह लगाया और पाइप डाला, जमीन से निकल के क्रूड ऑयल की तरह निकल गया। इसका एक प्रोसेस होता है, इसको प्रोसेस किया जाता है। पहला सबसे बड़ा सोर्स भारत में शुगर केन है। ठीक है, ये क्या है? एथेनॉल का सबसे बड़ा सोर्स है। पहले मैं आपको बता दूं कि शुगर केन का जो प्रोडक्शन है, यानी गन्ने का जो उत्पादन है और उससे जो शुगर बनती है, उसकी भारत में पिछले 2 वर्षों का अगर आप देखेंगे, आप चीनी मिल्स से जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हो, उत्पादन में कमी आई है। किसानों का कहीं ना कहीं इस फसल से मोह भंग हुआ है। उसके पीछे रीजन है, इसमें अत्यधिक पानी की रिक्वायरमेंट जो किसान नहीं पूरा कर पाते हैं, और बहुत ज्यादा जो नई नई जो आपकी इसमें स्पीसीज आ रही हैं, प्रजातियां आ रही हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमजोर है कि इसमें हैवी यूज ऑफ पेस्टिसाइड किसान को करना पड़ता है, जिसके कारण ये फसल कम प्रॉफिट वाली होती नजर आ रही है। तो धीरे धीरे किसान का इससे मोहभंग हो रहा है। तो एथेनॉल का उत्पादन कहां से करेंगे? चलिए, किसानों को तो ये देखा जाए पॉलिसी मेकर्स कुछ ना कुछ देके सब्सिडी वगैरह कर सकते हैं। उसके पीछे क्या है देखिए, शुगर केन की अगर हम वाटर इंटेंसिटी की बात करें तो ये नियर अबाउट जो है 12 महीने लेती है पहली फसल। 2 होती हैं इसमें जी, ठीक है, एक राटून्स होती है, एक पेड़ी होती है, आप जानते ही होंगे। दोनों का हम जो है ना पूरा सर्किल इनका 2 वर्ष का ले लेते हैं। तो 2 वर्ष में 1 kg जो कैन रिक्वायर्स है, यानी 1 किलो गन्ना देसी भाषा में लें बिल्कुल, उत्पादन करने के लिए 1500 से 2500 लीटर जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी 1500 से 2500 लीटर वाटर लेता है। और इसके जो टोटल फुटप्रिंट्स हैं, एवरेज जो है 1782 लीटर पानी एवरेज ये 2 वर्षों में गन्ना, ठीक है, यानी देसी भाषा में कहें जो राटून्स और पेड़ी है आपका, दोनों में मिला के ले लेता है। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो 1 लीटर एथेनॉल के उत्पादन के लिए कम से कम 8 से 10 किलोग्राम गन्ने की रिक्वायरमेंट होगी। अब 8 से 10 किलोग्राम गन्ने की रिक्वायरमेंट के बहुत सारी रिपोर्ट्स तो आपको कहती हैं कि 3500 से 4000 लीटर पानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि गन्ने में जितना पानी उसमें लगता है उसका मुझे अच्छे से पता है। अगर हम 1 लीटर एथेनॉल का उत्पादन करेंगे तो कम से कम हमें 10,000 लीटर वाटर जो है इसके लिए उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये 1 लीटर एथेनॉल का आपका उत्पादन होगा। यानी 10,000 लीटर पानी की कीमत पर अगर हम 1 लीटर एथेनॉल का उत्पादन करेंगे तो क्या ऐसी ग्रीन एनर्जी
या ऐसे क्लीन एनवायरनमेंट का फायदा क्या है यदि जल का संकट पैदा हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ आपका पहला जो हमारा एक तरीके से सोर्स है जहां से हम एथेनॉल उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, दूसरा है हमारा राइस। ठीक है, राइस दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है और ये गन्ने से ज्यादा जो है डिस्टर्ब करेगा हमारी जो फूड चेन है, एक तरीके से जो हम पीडीएस वगैरह चलाते हैं और जो गरीब फैमिलीज को जो मिलता है वो ज्यादा प्रभावित होगा इससे। ठीक है, अब हम इसके बारे में कर लेते हैं। 2.5 से 3 किलो का जो आपका राइस है, केजी राइस है, उससे 1 लीटर एथेनॉल टिपिकली जो है रिक्वायर होता है। अब हम बात करते हैं इसकी यील्ड की, तो यील्ड रेट अगर इसकी हम बात करें तो 450 से 470 लीटर एथेनॉल जो है वो पर टन राइस जो है इसमें आ रहा है। तो इसी तरह टोटल इसका भी मैं इन शॉर्ट एवरेज बताऊं आपको, 1 लीटर एथेनॉल उत्पादन में चावल भी जो है वो आपका 10,000 लीटर जो है वो पानी लेगा, बिकॉज ऑफ चावल की जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी है वाटर की वो गन्ने से ज्यादा होती है, लेकिन दोनों की फसलों का जो टाइमलाइन है, दोनों की फसलों का जो टाइम पीरियड है उसमें अंतर है। चावल जो है आपका 3 से 3.5-4 महीने में कंप्लीट, 3 महीने ही वो एवरेज पानी लेता है, लेकिन गन्ना जो है वो आपका 11 महीने पानी को सोखता है। तो दोनों का एवरेज वहीं आ जाएगा। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, गन्ना 3500 से जो है 4000 लीटर लेगा, क्योंकि वो करते हैं कि इसका जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी है इससे उसको कंपैरिजन कर देते हैं, लेकिन उसकी टाइमलाइन नहीं देख रहे हैं। टाइमलाइन पूरे 12 महीने लेता है वो। ठीक है, 11 से 12 महीने में वो जो है मैच्योर होती है उसकी। तो दोनों ही 10-10 हजार लीटर पानी जो है वो इसमें सोखने का काम करेंगे। तो पानी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी भारत में संकट होने वाली है एथेनॉल के उत्पादन से। तो ये इसमें चीजें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पानी का क्या स्टेटस है भारत में। क्या भारत में इतना पानी है, वाटर रिसोर्सेज हैं? क्योंकि ये ब्राजील का उदाहरण दे देते हैं कि भाई ब्राजील में जो है E100 जो है वो पेट्रोल चल रहा है जो प्योर एथेनॉल से बना हुआ है। देखिए ब्राजील के पास जो वाटर बॉडीज हैं, ब्राजील के पास जो वाटर रिसोर्स हैं वो हमसे कई गुना ज्यादा हैं। तो इसलिए वाटर की उनके पास कमी नहीं है। जिस कंट्री के पास जिस रिसोर्स की कमी नहीं होती वो उसका जो है मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, उसको कोई परेशानी नहीं। अब हम भारत का स्टेटस बताते हैं। वर्ष 2018 में जून में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में उसने बताया था कि भारत में दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे 21 सिटीज में जो ग्राउंड वाटर है वो 2030 तक जीरो हो जाएगा, यानी ग्राउंड जमीन में पानी नहीं मिलेगा। और अभी हाल फिलहाल में जो रेस है, इस रेस में हम ग्राउंड वाटर धीरे धीरे वो तेजी से कम हो रहा है, यानी जमीन में जो पानी है वो है ही नहीं। और 2030 तक इन जो ये जो मैं बता रहा हूं इनमें कहा है नीति आयोग ने कि वो रहेगा ही नहीं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वर्ष 2030 से जिस तरीके से जो है मैसिव जो है जो एक्सेसिव एक तरीके से यूज किया जा रहा है वाटर का, ग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है, जमीन से पानी का दोहन किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले वर्ष 2030 तक 40% ऑफ द पॉपुलेशन में हैव नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, यानी 40% लोगों के पास साफ और पीने के पानी की पहुंच ही नहीं होगी, यानी वो पानी ही नहीं जो है उससे होगा। उसके पीछे के रीजन क्या है कि वाटर जो है धीरे धीरे, खास तौर पे हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कहां जा रहा है, वो डेप्लेटिंग होता जा रहा है, डेप्लेटिंग ग्राउंड वाटर। तो ये चीजें हो रही हैं। अब हम दोनों ही फसलों की बात करते हैं। सबसे पहली फसल मैंने आपको बताई थी गन्ना। गन्ने की जहां जहां बेल्ट है, आप जैसे आप वेस्टर्न यूपी का जो तराई वाला रीजन देखेंगे, जहां भी आप गन्ने की बेल्ट देखेंगे कहीं भी नेचुरल रिसोर्स यानी धारा वाला रिसोर्स नहीं है, कहीं भी कोई नदियों से पानी नहीं देता है। ठीक है, कैनाल का कहीं कहीं सिस्टम है। सब जगह अगर यूज हो रहा है कहीं ना कहीं तो वो क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है, भूजल का यूज हो रहा है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है आपका गन्ने की फसलों का। वहां आप जाके देखें, वहां पे जो जल स्तर है, भूमि स्तर है, वो कहीं ना कहीं जो है टेबल नीचे जा रहा है पानी का। तो पानी का भारी संकट होगा। अगर हमें एथेनॉल का उत्पादन करना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें दोनों ही फसलों का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जो है मैसिव यूज ऑफ वाटर हमें यूज करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये अंततः होगा क्या कि ये भारत में आने वाले ज्यादा नहीं 10 वर्षों में ही एक बहुत बड़ा पानी का संकट आपके सामने खड़ा हो जाएगा। क्या आपको क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर, पानी की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। एथेनॉल का उत्पादन बिल्कुल करें, लेकिन पानी की कीमत पर न करें। ठीक है, तो ये इसमें सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, क्या एथेनॉल का उत्पादन होना चाहिए भारत में?
अगर भारत में उत्पादन नहीं होना चाहिए, हमें जो है इंपोर्ट ही करना है, क्यों ना हम एथेनॉल के बजाय क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि उससे गाड़ियों में भी प्रॉब्लम हो रही है, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।